हेलो स्टूडेंट्स, आज आप जो क्लास में पढ़ेंगे ज्योग्राफी में वो है उत्तर का विशाल मध्यवर्ती मैदान। उत्तर का विशाल मध्यवर्ती मैदान। तो मैदान पढ़ने से पहले हम लोगों को मैदान का परिभाषा जानना है कि मैदान होता क्या है। मैदान हम लोग किसे कहेंगे? तो मैदान जो शब्द है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन, और प्लेन का मतलब होता है एक समतल भी, समतल। तो भारत के फिजिकल डिवीजन में, भारत के भौतिक विभाजन में, भारत का वह प्रदेश, भारत का वह रीजन जहां आसपास की भूमि क्या हो, बिल्कुल समतल हो, प्लेन हो, उसमें एक सामान्य ढाल हो और वहां पे कोई जो ऊंचावच हो तो उसका विस्तार क्या हो, बहुत कम हो। अब समझते हैं आपको ऊंचावच किसे बोलते हैं। जैसे मान लो कि आपने देखा कि ये पर्वत है, तो पर्वत में ऊंचावच क्या है, ऊबड़ खाबड़ है। लेकिन जब प्लेन मैदान होता है तो यह जो मैदान होता है समतल कुछ ही ऊंचा होता है, लेकिन इसके बीच में जब कोई ऊंचावच पाया जाएगा, मतलब कोई पहाड़ी पाई जाएगी या कोई चट्टान पाया जाएगा, तो उसका एरिया क्या होगा, बहुत छोटा होगा। ये नहीं कि बहुत बड़ा विशाल कोई पर्वतीय क्षेत्र होना शुरू हो जाए तो उसे हम लोग मैदान नहीं कहेंगे। मैदान का सीधा सा मतलब है कि एक समतल एरिया जहां पर कभी कभी कोई छोटी छोटी पहाड़ियां हो सकती हैं। जैसे बिहार के मैदान में आप राजगीर की पहाड़ियां देख सकते हैं ना, कि नहीं देख सकते हैं? तो राजगीर की पहाड़ियां का दायरा क्या है, एक विशेष जगह पर ही है, लेकिन फिर उसके चारों ओर क्या है, मैदान ही है। तो मैदानी क्षेत्र में डेविस और पेंक ने एक सिद्धांत दिया था, आप लोग उसको जानेंगे। तो डेविस और पेंक ने एक सिद्धांत दिया कि जब उत्थित भूखंड, माने समुद्र तल से ऊंचा कोई भी भूखंड हो, पर्वत हो, पठार हो या कोई बड़ा चट्टान हो, जब वो अपर्दन के दूतों द्वारा काट कर बिल्कुल समतल कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, मैदान। आप ऐसे देख सकते हैं कि जहां पर कभी कुछ गड्ढा था वहां आज क्या बना हुआ है, मैदान बना हुआ है। जैसे हिमालय के हमारा भारत का विशाल मैदान है, इसे समझिए। आज जहां भारत का विशाल मैदान है, तो जब हिमालय पर्वत बना था तो हिमालय पर्वत के बाद एक अग्रगंभीर, मतलब कि एक गड्ढा था, समझिए ऐसे, क्या था, गड्ढा था, और इधर क्या था, पठारी एरिया था, पठार था। ये पठार और ये क्या है, हिमालय। तो भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय, और मैदान के पठार में, दक्षिण में क्या है, पठार है। अब पठारी भारत से निकलने वाली नदियां और पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां जब अपने साथ सेडिमेंट ले आकर के, अवसाद ले आकर के इस गंभीर को, माने गड्ढा को भर दिया, तो ये क्या बन गया, मैदान। आज जहां भारत का विशाल मैदान है, उत्तर प्रदेश का मैदान है, पंजाब हरियाणा का मैदान है, बिहार का मैदान है, असम का मैदान है, यह एक क्या था, गड्ढा था, क्या था, खड्ड था। लेकिन इस खड्ड में हिमालय से आने वाली नदियां, जैसे हिमालय से नदियां कौन सी हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, जमुना है, सिंधु है कि नहीं है, सब ये सब नदियां जब अपने साथ ऊपर से नीचे आई तो अपने साथ सेडिमेंट लेकर के आई, गाद लेके आई, अवसाद लेकर के आई। और जब यह अवसाद इसमें लगातार भरता गया, और इधर से पठारी भारत से निकल नदियां, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है कि नहीं है, करमनाशा है, और भी नदियां हैं। तो जब ये नदियां इस क्षेत्र में गिरना शुरू हुई तो इनके साथ मिट्टी और गाद भर गए, तो यह एक विशाल मैदान का क्या हुआ, निर्माण हुआ। लिखिए एक परिभाषा मैदान का। मैदान वह समतल ऊंचावच है या समतल प्रदेश है। मैदान वह समतल ऊंचावच है जो समुद्र तल से, सी लेवल से, समुद्र तल से निम्न ऊंचाई से प्रारंभ होता है। समुद्र तल से एक निम्न ऊंचाई से प्रारंभ होता है। इसकी ऊंचाई कुछ इंच से लेकर कुछ इंच से लेकर
लगभग 500 फीट या कहीं कहीं मीटर, लगभग 500 मीटर की ऊंचाई तक भी पाई जाती है, ऊंचाई तक भी पाई जाती है, लेकर 500 मीटर की ऊंचाई तक भी पाई जाती है। अब इसके बाद तो समझे आप लोग कैसे कैसे होता है, फिगर समझिए। देखिए कि मैदान जो होता है एकदम बिल्कुल कुछ इंच से लेकर के 500 मीटर कैसे ऊंचा हो सकता है। और जैसे मान लीजिए कि मैंने पहले ही कहा कि यहाँ कोई पर्वत है और पर्वत के आगे कोई मैदान है, ये मैदान का ऐसा स्लोप होता है और यहाँ पर क्या होता है, सागर होता है। तो ये सी लेवल है, तो सी लेवल से जो कोई मैदान होता है, जब नदी से गुजरती है तो समुद्र से टच किया हुआ भाग क्या रहेगा, बिल्कुल नीचा। लेकिन ज्यों ज्यों आगे बढ़ता जाएगा पर्वत को पठार गिरता क्या हो जाएगा, यह ऊंचा होता चला जाएगा। जैसे कलकत्ता में जहां पर गंगा नदी गिरती है तो वहां समुद्र का पानी और जो मैदान है वो लगभग क्या होगा, बराबर होगा। जैसे आप जैसे ही मिट्टी से नीचे पैर रखेंगे तो समुद्र में पहुंच जाएंगे, तो धीरे धीरे ऊंचा होता चला गया। तो अगर कलकत्ता से हम लोग दिल्ली तक जाएंगे तो दिल्ली जाते जाते लगभग 300 मीटर की ऊंचाई हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 300 मीटर। कलकत्ता में मैदान की अगर ऊंचाई 0 मीटर है, 1 इंच है, तो वही मैदान दिल्ली आते आते और राजस्थान पहुंचते पहुंचते कितना हो जाएगी, लगभग 250, 300, 350 मीटर पहुंच जाती है। बात समझ आ रही है। तो इसलिए मैदान की ऊंचाई कुछ इंच से लेकर के सैकड़ों मीटर तक, 500 मीटर तक भी पाई जाती है। तो ये मैदान है, ठीक है। अब अगर हम लोग मैदान को देखेंगे एक भारत के मैप पर, तो मैं एक मैप हाथ से खींचता हूं, यहाँ पर तो बहुत आर्टिफिशियल मैप बने हुए हैं। देखिए आप लोग जब भी भारत का मैप बनाएं तो नीचे से बनाएं। कैसे बनाइएगा, नीचे से। और मैप बनाना आप लोगों को इसलिए जरूरी है कि मेंस में तो आप लोग मैप बनाना ही होगा, और जब मैप नहीं बनाइएगा तो आपको नंबर मिलेगा, नंबर नहीं मिलेगा। लगभग लग रहा है ना कि भारत है। ये कौन जगह है, नेपाल है। अब मैंने आपको बताया था कि ये सारा रीजन जो है यहां से लेकर के ये ऊपरी भाग वाला, ये सब क्या है, ये सब पर्वतीय एरिया है ना, ये सब माउंटेनियर इलाका है। और इसी देखिए ये क्या है, राजस्थान, ये गुजरात है। और लगभग मैदान का विकास ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही हुआ है मैदान का विकास। तो ये जो सारा प्रदेश आप देख रहे हैं ये क्या है, मैदान है। और जो ये किनारे वाला भाग है इसको बोलते हैं तटीय मैदान। क्या बोलते हैं, तटीय मैदान। ये 1 नंबर, ये ईस्ट मैदान है और ये वेस्ट मैदान है, वेस्ट तटीय मैदान बताएंगे उसको, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये सब समुद्र है। तो समुद्र के किनारे वाला जो होगा मतलब इसको तटीय मैदान बोलेंगे, इसको समुद्र तटीय बोलते हैं। तो अब देखो ये क्या है, पठार है। और यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार है ना, यहाँ पर लक्षद्वीप है ना, यहाँ पर और सब आइलैंड है कि नहीं है। तो भारत के बाहर भी हमारा समुद्र में हिस्सा होता है ना, तो हमारा समुद्रों में भी हिस्सा होता है। 2 देशों के बीच अगर समुद्र पाई जाती हो तो आधा समुद्र का भाग मेरा होगा, आधा किसका होगा, उसका होगा। आज जहां पर बहुत से देश होते हैं वहां पर हम 12 नॉटिकल मील तक हमारा अपना हिस्सा होता है, ठीक है। तो हम लोग किसको बता रहे हैं, इस भाग को किसको बता रहे हैं, मैदान को। तो इधर देखो पर्वत हो गया, इधर क्या हो गया, पठार। यहां से निकलने वाली नदी और यहां से निकलने वाली नदी जब इस भाग में अपना सेडिमेंट डाल दी तो क्या बना, भारत का विशाल मैदान। क्या बना, भारत का विशाल मैदान। अब भारत के विशाल मैदान है तो देखिए इस विशाल मैदान का निर्माण जो है, तो यहां से पर्वत से लेकर के नीचे तक इसे कई भागों में बांटा जाता है। इस मैदान के अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इस मैदान में कौन कौन मैदान को बांटा जाता है उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लें, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना कि मैदान कहां है और मैदान क्यों है। मैदान क्यों है ये, क्योंकि यहां पर एक खड्ड था
इस खड्ड पर इधर से आने वाली नदी और इधर से आने वाली नदी क्या है, इसको भर दी। तटीय मैदान पर, जो पश्चिमी तटीय मैदान है और पूर्वी तटीय मैदान है, इसका मैं अलग से क्लास लूंगा तो इसको बताऊंगा क्या होता है। तभी मैंने इसका दूसरा पार्ट पढ़ा रहा हूं। ये पहला पढ़ा चुका हूं, ये सेकंड है। उसके बाद थर्ड ये पढ़ाएंगे, फिर ये 4 पढ़ाएंगे और तब तक ये 5 डीप पढ़ाएंगे। ठीक है, तब हम लोग मैदान पर आते हैं। देखिए, अब मैदान में जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है भाबर प्रदेश। क्या होता है? भाबर प्रदेश। इसके नीचे क्या होता है? तराई। इसके नीचे बांगर। फिर क्या होता है? खादर। फिर 5वां होता है रेह। 6ठा होता है भूड़ या भूर बोलते हैं इसको। और 7वां होता है डेल्टा। क्या होता है? डेल्टा। डेल्टा मैदान। अब ये जो मैंने एक मैदान का आपके बीच में इमेज खींचा था, फिगर खींचा था, तो इस मैदान को हम लोग कितने भागों में बांट दिए? मोटा मोटी ये डिवीजन कौन सा है? यह भौतिक विभाजन। क्या है? भौतिक विभाजन। मैदान का क्या है? यह भौतिक विभाजन। लिख लीजिए आप लोग, भारत के विशाल मैदान को हम लोग भौतिक दृष्टि से 7 भागों में बांटते हैं। लिख लीजिए, भारत के विशाल मैदान को भौतिक दृष्टि से हम लोग 7 भागों में बांटते हैं। विशाल मैदान को भौतिक दृष्टि से हम लोग 7 भागों में बांटते हैं। भौतिक माने बनावट हो गया है, कैसे बना है, वहां पर कौन सी मिट्टी है, उसका प्रकृति क्या है, ये हो गया भौतिक। भौतिक जब भी हम बोले ना तो समझो कि प्रकृति के बनावट से है। ठीक है? हाँ, नाम लिख सकते हैं, लेकिन तो आपको मिलबे करेगा। लिख लीजिए, इसका 7 लिख लीजिए। भाबर, तराई, बांगर, खादर, रेह, भूड़ और डेल्टा। 7 नाम लिखिए। हाँ, बताएंगे, सब बता रहे हैं अभी। अब देखिए, अब हम बाद में इसका प्रादेशिक विभाजन करेंगे। हम लोग भारत के बहुत मैदान को 4 भागों में बांटते हैं, वो बाद में बताएंगे। पहले इसको जान लीजिए आज क्लास में, वो नेक्स्ट क्लास होगा। भाबर प्रदेश कहाँ होता है, तराई कहाँ होता है, इसको जानिए। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि कोई भी पर्वत है, ध्यान से सुनो, शिवालिक पर्वत हमारा है। शिवालिक पर्वत के नीचे पर्वतों के पदीय क्षेत्र में जहां पर्वत खत्म होता है, तो जब पर्वत जहां खत्म होगा और पर्वत से ऊपर से मिट्टी आएगी, तो कैसी मिट्टी आएगी? महीन मिट्टी आएगी कि बजड़ी बालू कंकड़ पत्थर आएगा? तो यहां पर बड़े बड़े बोल्डर बिछता है। क्या होता है? बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े होते हैं। जब इधर से वर्षा होगा, भूकंप होगा या हवा चलेगी, तो बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े क्या होंगे? लुढ़क के नीचे चले आते हैं। तो जहां भी पर्वत होगा उसके निचले भाग में बड़े बड़े बोल्डर पाए जाएंगे। आप लोग घूमने अगर जाते हो तो देखे होंगे, अगर हिमालय के पास जाओगे तो निचले भाग में दिखाई पड़ेगा। अब इन बोल्डरों में जब नदी बहती है तो नदी क्या होगी? पत्थर के ऊपर से नहीं बहेगा, पत्थर के बीच से घूस घूस के बहेगा और ऊपर से नदी दिखाई नहीं पड़ेगी। पहाड़ों में के नीचे जब नदी बहती है तो दिखाई नहीं पड़ती है, वो पत्थरों के बीच से पानी रिसते रहता है। लेकिन जब तो ये क्या हो गया? भाबर। अब कोई कोई इसी को भांगर बोलता है। क्या बोलता है? भांगर। लेकिन जब इसके बाद जाएंगे तो ये चट्टान क्या हो जाएगा? रगड़ा जाएगा। क्या होगा? रगड़ा के टूट फूट क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो अब जब आगे बढ़ेंगे हम, पहाड़ से और दूर जाएंगे, पहाड़ से और दूर जाएंगे हम, तो यहां पर ये बोल्डर क्या हो जाएंगे? कंकड़ पत्थर के रूप में हो जाएंगे और बीच में क्या हो जाएगा? बालू हो जाएगा। और नदी का पानी जो अंदर छुप के बह रहा था, अब नदी का पानी क्या हो जाएगा? चारों तरफ फैल जाएगा। और जब चारों तरफ नदी का पानी फैल जाएगा तो इलाका कैसा होगा? दलदली हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? यही हमारा तराई है। क्या है? तराई है।
तराई में क्या हो, देखिए यहां भी खेती नहीं होगा, नहीं खेती होगा, यहां पर प्राकृतिक जंगल उग जाएंगे। अब हम बता रहे हैं, यहां पर भाबर में क्या होगा, अपने आप जो जंगल उगेगा तो वहां पर जंगल हो जाएगा। लेकिन तराई जो दलदली इलाका है तो यहां पर भी क्या हो जाएंगी, छोटी छोटी झाड़ियां पाई जाती थी। लेकिन अब वर्तमान समय में तराई के झाड़ियों को साफ करके धान की और गन्ना की अच्छी खेती की जाती है। गेहूं नहीं होगा वहां पे, लेकिन धान की और गन्ना की खेती की जाती है। ये जो हमारा तराई रीजन है, ये बिहार में भी है, भारत में है थोड़ा सा, नेपाल में ज्यादा है। तो इस तराई रीजन में जब जल का जमाव रहेगा तो क्या होगा, मलेरिया परजीवी वहां खूब पनपते हैं। भारत में विश्व के सबसे बड़ा जो मलेरिया क्षेत्र था क्या था, तराई रीजन था। यहाँ के लोग सबसे अधिक मलेरिया से ग्रसित रहते थे। तो आप समझ गए तराई में क्या होता है, तराई में बालू होगा, बजड़ी होगा। तो ये दो क्षेत्र पहाड़ों से लगे हुए हैं। इसका सीधा मतलब कहां से है, पहाड़ों से लगा हुआ है। तो आप भाबर समझ गए क्या होता है भाबर। भाबर मैदान वह है जहां पर कहने का नाम का मैदान है, जहां पर बड़े बड़े बोल्डर पाए जाते हैं, पत्थर के टुकड़े बिखरे रहते हैं। पेड़ कैसे उग जाता होगा, उग जाएगा ना, कभी कभी तो आपके घर में भी सीमेंट का पेड़ उग जाता है। आप सीमेंट घर बनाए, वहां पर पीपल का पेड़ जम जाता है, नहीं जम जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर नीचे तो मिट्टी है ना, पहाड़ बिना जंगल का होता है, बताओ कौन पहाड़ बिना जंगल का है। जहां पर बर्फ पड़ा रहेगा वहीं नहीं होगा, हर एक पहाड़ बना छदित होता है। तो यहाँ पर जंगल उगेंगे और यहाँ पर जंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, पानी के चलते झाड़ियां हो जाएंगी, जिसको साफ कर यहाँ पर झूम कृषि की जाती थी। ठीक है, तो ये दो हो गया डायरेक्ट पर्वत से संबंधित। किससे हो गया, अब बताते हैं। अब जो आपका पहला मैंने जो आपको भाबर बताया और दूसरा क्या बताया, तराई। ये दोनों किससे संबंधित हैं, पर्वत से। पर्वत से जब नदियां नीचे की गुजरती हैं तो इन दोनों मैदान क्या होता है, निर्माण होता है। अब देखिए इसके बाद होता है, तीसरा होता है बांगर और चौथा खादर। ये दोनों ही जलोढ़ मैदान है। क्या है, जलोढ़ मैदान है। जलोढ़ का इंग्लिश क्या होता है, सेडिमेंट, मतलब कि अवसाद से बना है, अवसाद से बना है। कौन कौन, बांगर और खादर। अब समझो इसको कैसे। पहले पटना के गंगा जी देख रहे हो ना, गंगा जी के उस पार बाढ़ आता है कि नहीं आता है, हर एक साल। नदी द्वारा जिन क्षेत्रों में हर एक साल बाढ़ आता है वहां खादर माने न्यू एलुवियल सॉइल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, खादर मिट्टी। तो उसे क्या बोलेंगे, खादर मैदान। अब देखो समझो ऐसे, ये रिवर है, क्या है, नदी है। नदी में पानी गर्मी में क्या होता है, कम होता है। बरसात में इसका पानी क्या हो जाएगा, फैलेगा ना, तो दोनों तरफ जाएगा पानी। और जब पानी अपने साथ जाएगा ऊपर की ओर तो क्या ले जाएगा अपने साथ, मिट्टी गाद ले जाएगा ना। जब लौटेगा पानी तो क्या करेगा, पानी लौट जाएगा और नीचे का मिट्टी क्या हो जाएगा, वहीं पर बैठ जाएगा। धीरे धीरे ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, दूर वाला ऊंचा होता जाता है। तो अब बाढ़ का पानी तो यहां जा रहा है लेकिन इस पर नहीं पहुंच पा रहा है। तो बाढ़ के मैदान का, पुराना बाढ़ का मैदान जो सेडिमेंट आते आते ऊंचा हो गया है, उसे क्या बोलेंगे, बांगर। क्या बोलेंगे, हाँ बांगर बोलेंगे। लेकिन आज भी जहां बाढ़ का पानी जा रहा है, जहां बाढ़ का पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, उसे क्या बोलेंगे, खादर। माने आज वर्तमान समय में जहां पर नदी का पानी पहुंच रहा है प्रति वर्ष, उस मैदान को क्या बोलेंगे, खादर। लेकिन वो पहले जहां पानी पहुंचता था, लेकिन अब वो क्षेत्र ऊंचा हो गया है तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बांगर। अब गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर पटना है। तो पटना शहर जो बसा है वो गंगा नदी के प्राकृतिक तटबंध पर बसा है। अब ये ऊंचा हो चुका है। पटना शहर में गंगा नदी का पानी पहुंचता है, नहीं पहुंचता है। पटना में बाढ़ आएगा तो पुन से आ जाएगा, लेकिन गंगा वाला पानी पटना अगर पहुंच जाएगा तो पूरे बिहार क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो ये बांगर क्षेत्र है, ये बांगर है। अब देखो एक चीज और बताता हूं, समझिए। आप लोग जल्ला क्षेत्र समझते हो, जल्ला क्षेत्र। अब पटना कहां है, गंगा नदी के, ऐसा समझने के लिए इसको आप लोग दक्षिण साउथ मान लो। तो गंगा नदी के किनारे जो तटबंध है, यहां पर क्या बसा है, पटना। और फिर तटबंध के नीचे क्या हो गया, मैदान डाउन हो गया।
और फिर इधर पुनपुन का ऊंचा हो गया तो इसमें क्या लग जाता है? पानी। इसको क्या बोलते हैं? जल्ला क्षेत्र, जहां पर सिंघाड़े की खेती की जाती है और मखाने की खेती की जाती है। पटना से दूर बाईपास साइड में चले जाओगे, संपत चक में चले जाओगे तो जल्ला क्षेत्र है। कहां तक? मोकामा तक। पुनपुन के और गंगा के बीच का जो क्षेत्र है जल्ला क्षेत्र कहलाता है। क्लियर हुआ कुछ माइंड में? समझो इस सबको। क्यों हुआ? क्योंकि ये प्राकृतिक तटबंध ऊंचा हो गया, अब बाद के भाग क्या हो गया? डाउन हो गया। तो इस इलाके में बरसात का चाहे पुनपुन वगैरह का पानी क्या हो जाएगा? अब अगर गंगा नदी में पानी इतने तक आता है, सोचो अगर पटना पे पानी चढ़ जाए ये अशोक राजपथ पर, तो पूरे पटना में कोई जगह बचेगा? सब डूब जाएगा। तटबंध ही जब डूब जाए, अब सोचो गांव में नहर देखे हो, तो नहर के बैंक पे जो चलते हो, नहर के पानी उस पर चलाए तो गांव बचेगा आपका? ठीक वैसे ही गंगा नदी को मान लो कि गंगा नदी का ये बैंक है, जब इस पर पानी चढ़ जाएगा तो कहीं और बच जाएगा? पटना शहर के भाग का सब डूब जाएगा। तो इसलिए आप अब बांगर खादर समझ गए? क्या है बांगर? पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र, नदी के सेडिमेंट से बनाया गया वह मैदान, जब वहां पानी नहीं पहुंच पाता है, ऊंचा भाग हो गया है, उसे क्या बोलेंगे? बांगर। और जहां पर आज भी बाढ़ का पानी पहुंचता है उसे क्या बोलेंगे? खादर बोलेंगे। ठीक है? सेडिमेंट माने अवसाद होता है, गाद होता है। पानी में जो मिट्टी घुल के आता है उसे सेडिमेंट बोलते हैं। मिट्टी होता है, बजड़ी होता है, सब सेडिमेंट है, अवसाद है। क्या? हाँ, वो अलग अलग से बात है। सर जैसे कि भाबर और तराई है, तो पर्वतीय क्षेत्र का जो डाउन होगा वो उधर से हो जाएगा। ये पठार वाला डाउन जो होगा उधर भी तो भाबर। हाँ बिल्कुल, वहीं बनता है, वहां भी ऐसा ही बनता है ना? दोनों तरफ से भी भाबर तराई आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, बीच में लेकिन पठारों की तरफ भाबर इसलिए नहीं आता है कि पठारी संरचना बहुत ही कठोर है। हाँ, जलता नहीं है। जैसे अब दक्षिणी बिहार में चले जाओ तो दक्षिणी बिहार में आपको भाबर नहीं मिलेगा। मतलब होता है या नहीं? होता है, थोड़ी मात्रा में होती है, बिल्कुल होती है। हाँ होती है। जैसे सोन नदी देखो, सोन नदी का बालू जब अमरकंटक से नीचे उतरोगे तो वहां बालू मोटा पाया जाएगा, लेकिन कोइलवर में आते आते बालू क्या हो जाएगा? महीन हो जाएगा। बिल्कुल 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 तराई है, बिल्कुल तराई है। तो आपने 4 समझ लिया। अब है 4 के बाद क्या बताए थे? खतर के बाद रेह, भूड़ और डेल्टा। अब देखिए रेह क्या होता है। रेह जो होता है वो बनावट के अनुसार पर है। 5वां क्या है? रेह मैदान। रेह, या इसी को हम लोग बोलते हैं कलहर। क्या बोलते हैं? कलहर मैदान। कहीं कहीं इसको हम लोग मिट्टी के नाम जानते हैं, लेकिन रियल मैदान का हिस्सा है। रेह मैदान मतलब क्या होता है? और कलहर मैंने क्या होता है? नमक। जिन क्षेत्रों में बाढ़ के बाद जल जमाव हो जाता है, जैसे नदी गया और नदी के बाद पानी कुछ दिन तक रुक गया, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, तो जब पानी रुक जाएगा, जैसे मान लो कोई जमीन है, क्या है? जमीन है, और इस एरिया में क्या हो गया? पानी का क्या हो गया? जमाव हो गया। माने जून जुलाई अगस्त तक पानी क्या हुआ? जमा रहा। ये पानी रिस से कहां जाएगा? जमीन के नीचे जाके नहीं जाएगा। किसी जगह पानी भर तो रिस से कहां जाएगा? नीचे जाएगा। और जब नीचे पानी रिस के चला जाएगा और फिर गर्मी के दिनों में ये पानी सूख जाएगा, तो सूखेगा तो नीचे से ही पानी ऊपर जाएगा ना, जमीन नीचे जाएगा ना, तो नीचे से क्या लेके जाएगा? नमक। अब देखो ये पानी सूख गया, अब जो नीचे पानी आया है तो अपने साथ यह लवण लेके जाएगा। क्या जाएगा? लवण। और लवण कहां बिछ जाएगा? जहां पर पानी जमा हुआ था। तो लगेगा कि पूरे प्रदेश में एक नमक का जमाव हो गया है, तो उसे बोलते हैं रेह या कलहर, वह बंजर जमीन हो जाती है। भारत के जिन क्षेत्रों में जल जमाव के बाद रेह या कलहर का विकास हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? रेह मैदान या कलहर मैदान बोलते हैं। वो तो सोडा होता था। अच्छा, रेह से भी धोया जाता था, धोया जाता था बाढ़ के बाद, लेकिन सब जगह नहीं। बाढ़ का पानी आके अक्सर से 2-3 दिन बाद उतर जाता है, लेकिन जहां जल जमाव हो जाता है, जल जमाव हो जाता है, उस जगहों पर रेह का विकास होता है। बाढ़ के पानी से, वर्षा के पानी से। वो वर्षा से बाढ़ होता है। गांव में छोटी-छोटी जगह पर पाया जाएगा वो पानी वर्षा। हाँ, वर्षा से है। देखो अभी पंजाब और हरियाणा में
नहर के पानी से रेह बनता जा रहा है। किसान अपनी खेतों में धान के चावल में जब खूब पानी भर देते हैं और फिर जब सूखता है तो नीचे से क्या हो जाता है, वो नमक छोड़ देता है, इसलिए पंजाब बंजर होते जा रहा है। बिहार में भी जल्ला क्षेत्र में ही, जल्ला क्षेत्र के अगल बगल क्या रेह का क्षेत्र पाया जाता था, लेकिन अब लोग जल पानी का निकासी बना दिए हैं तो अब कम बनता है। तो ये रेह समझ गए। पांचवा है भूड़। पांचवा क्या है, भूर या भूड़ बोलते हैं इसको। देखो भूड़ का मतलब होता है बांगर मैदान से। कहां से, बांगर से। राजस्थान बांगर में इस मैदान की सबसे विशेषता होती है। अब जानो क्या होता है। राजस्थान में क्या है, बालू बालू था पहले, लेकिन बालू वाले क्षेत्रों में जब बाढ़ आता गया तो नीचे के बालू पर ऊपर क्या बन गया, सेडिमेंट जम गया, मिट्टी बन गया। क्या बन गया, मिट्टी। लेकिन नीचे क्या है, बालू है और ऊपर क्या है, मिट्टी है। समझो ऐसे। जब यहां पे तेज वर्षा होगी या नदी की तेज धारा आ जाएगी तो ये भाग क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और जब ये भाग कट जाएगा और नीचे के बालू अब ऊपर दिखना शुरू हो जाएंगे, ये बालू देखना, ये क्या हो जाएगा, भूड़ हो जाएगा। माने बांगर इलाका में जब ऊपर का मिट्टी पूरे बह के साफ हो जाएगा तो नीचे से क्या नहीं दिखाई पड़ेगा, बालू। उसको क्या बोलते हैं, भूड़। हाँ, स्थानीय क्षेत्र में धूरा बोलते हैं। तो मतलब कि मैदान, जैसे मान लो कि पटना में गांधी मैदान है और ऊपर का सब मिट्टी बहवा दो और नीचे से मान लो कहीं बालू निकल गया तो उसे क्या बोलेंगे, भूड़। लेकिन पटना में नहीं निकलेगा। पटना में जो गंगा नदी का सेडिमेंट है वो 4000 से 5000 मीटर तक गहरा है। इतना गढ़ा था जो भर के बना है मैदान। बहुत ऊंचा है, मतलब नीचे माने गहराई तक केवल मिट्टी ही मिलते रहेगा, मिट्टी ही मिलते रहेगा। वो अलग बात है कि हम लोग चापाकल गलाते हैं तो बालू कहीं कहीं मिल जाता है, लेकिन पतला लेयर है। लेकिन राजस्थान में बांगर में क्या होगा कि ऊपर का जब ये कट जाएगा, ऊपर का भाग जब कट जाएगा तो क्या मिलेगा, भूड़ मिलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, भूड़। कितना हो गया, ये 5, छठा होगा। अब बच गई 7वां, डेल्टा मैदान किसे बोलते हैं। तो डेल्टा मैदान का मतलब सीधा किससे होता है, नदी से। देखो यहां मान लो कि समुद्र है, ये तुम्हारा समुद्री इलाका है, ये तुम्हारा पर्वतीय इलाका है, ठीक है। और यहां से फिर मान लो पठार है, मैदान है, नदी बह बह के ये समुद्र है, सी है। जब नदी बह के आएगी तो यहां बहेगी ना, तो नदी अपने साथ लाए गए जब मिट्टी को इन जगहों पर बिछाना शुरू कर देती है, इन जगहों बिछाना शुरू कर देती है तो क्या बनता है, डेल्टा। माने नदी अपने साथ जो सेडिमेंट लेके जाती है और जहां लास्ट समुद्र में गिरती है और वहां सेडिमेंट को जमा कर देती है तो क्या बोलेंगे, उसको डेल्टा बोलेंगे। डेल्टा शेप एक ऐसे होता है, क्या होता है, इसको बोलते हैं डेल्टा, इन्हें डेल्टा बोलते हैं। तो क्यों, अब मान लो कि नदी की धारा ऐसी है और यहां पर मान लो कि यह समुद्र है, क्या है, समुद्र है। तो समुद्र में गिरने से पहले नदी की धारा क्या होती है, कई भागों में बंट जाती है और इस बीच में क्या हो जाएगा, मिट्टी जम जाएगा। क्या हो जाएगा, मिट्टी जम जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो नदी अपने मुहाने पर, माने मुहाना किसको बोलते हैं, नदी जब दूसरे जलीय क्षेत्र में गिर जाती है, किसमें, नदी में पानी होता है ना, तो नदी किसी झील में भी गिरती है और समुद्र में भी गिरती है और दूसरी नदी में भी गिरती है। तो जब नदी जिस जलीय क्षेत्र में गिरेगी और अपने साथ लाए गए सारा सेडिमेंट वहां बिछा देगी तो उसे क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलते हैं। ऊंचा हो जाएगा, पानी से ऊंचा हो जाएगा। हाँ, अगर समुद्र गड्ढा होगा तो वहां नहीं बनेगा, नदी बहुत ऊंचाई से गिरेगी तो वहां नहीं बनेगा। तो इसलिए मैंने देखो प्लेन बनाया है, बनाया ना प्लेन। तो सर यहाँ ढाल भी तो कम हो जाता है। हाँ, यहाँ ढाल भी कम रहता है, लेकिन भारत का 2 भाग है, पूर्वी और पश्चिमी। डेल्टा इधर नहीं बनता है, डेल्टा हमेशा पूर्वी भाग बनता है, क्योंकि अधिकांश नदियां यहाँ कहाँ से आती हैं, हिमालय से। जो लंबी नदियां हैं वहीं यहीं पर डेल्टा बनाती हैं। गंगा का डेल्टा, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा, पढ़े हो ना।
लेकिन इधर जो नदी गिरती है वो डेल्टा नहीं बनाती है, क्योंकि अधिक ऊंचाई समुद्र में गिरती है, तो और समुद्र को वहां गहरा कर देगी, तो उसे एस्चुअरी बोलते हैं, बाद बताएंगे आपको। तो डेल्टा का सीधा सा मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ कि जब नदी अपने अवसाद के साथ, सेडिमेंट के साथ जब समुद्र में गिरती है, चाहे अपने मुहाने पर गिरती है, कोई झील भी हो सकता है, तो वहां पे अपने जब सेडिमेंट बिछा देगी तो उसे क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे। तो वहाँ पे पेड़ वेड़ पूरा होता होगा, बिल्कुल, सुंदरबन का डेल्टा वही है ना। पूरा फेमस है, गोदावरी का डेल्टा, सब वहां पर धान की अच्छी खेती होती है। सबसे उपजाऊ मैदान क्या होता है, डेल्टा। वो तो एक इसकी तरह जैसे आइलैंड टाइप होता है, वैसे ही वो पानी में घिरा रहता होगा। हाँ बिल्कुल, किनारे वाला भाग कभी कट जाता है, लेकिन उसका बेस से लगा होता है भाग। मतलब रहने लायक है। हाँ, किनारे किनारे नदी के, जैसे सुंदरबन जाओगे ना, तो सुंदरबन जाने के लिए आपको नाव से जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दूर के बाद जमा होता है वो। तो ये हुआ डेल्टा। दुनिया का सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सा है, डेल्टाई मृदा। लिख लो पॉइंट। तो वही ना जलोढ़ से डेल्टा बनता है, लेके वहीं से आ रहा है। जलोढ़े न है, डेल्टा क्या है, जलोढ़ ही है। लिख लो, विश्व का सबसे उपजाऊ मृदा डेल्टा का जलोढ़ होता है। तो वहाँ पे क्या क्या उगाया जा सकता है? सब धान की खेती सबसे, वहाँ गेहूं नहीं होगा, ऊंचे वाले भागों में गेहूं हो पाएगा जहां पानी नहीं पहुंच पाता हो, लेकिन धान की खेती अच्छी होगी, गन्ना की खेती अच्छी होगी, पटसन की खेती अच्छी होगी, पटुआ की, जूट की खेती अच्छी होगी, मछली पाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में क्या खेती होता है, डेल्टा, एथी का जूट का। बंगाल में क्या होता है, जूट का खेती। ये कहाँ होता है, डेल्टाओं पर होता है। चावल भी जबरदस्त होता है, तो चावल तो पूरे बंगाल में होता है, लेकिन डेल्टा रीजन जो होता है वो बाढ़ के समय डूब भी जाता है, पानी पहुंच जाता है वहां पे, बाढ़ आते हैं वहां पे। सबसे जलोढ़ उपजाऊ मृदा डेल्टा होता है। वहाँ पे लोग वास करता होगा उसमें? नहीं करता होगा, बस खेत के लिए जाता होगा। कुछ लोग ऊंचे भागों में रहते हैं। तो ये हमारा मैदान का क्या हुआ, प्राकृतिक विभाजन। अगले क्लास में आपको बताऊंगा भारत के मैदान का प्रादेशिक विभाजन। मैं आपको लिख देता हूं, नेक्स्ट क्लास जो होगी प्रादेशिक विभाजन। भारत के मैदान का प्रादेशिक विभाजन, ये नेक्स्ट क्लास में होगा। विभाजन आपने आज क्या पढ़ा, भारत के मैदान का भौतिक या प्राकृतिक विभाजन, जिसको हमने 7 भागों में बांटा। तो नेक्स्ट ज्योग्राफी क्लास में आपका वेट रहेगा। अभी के लिए धन्यवाद।